अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं या जो नहीं भी जानते तो उन तक ये इल्म पहुँचाना लाजमी है कि इस वक्त पर रेस्क्यू 112 डिपार्टमेंट में 50 मोटर बाइक सीट्स आई हुई हैं और जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2021 है। और इस सीट्स के लिए आपकी एज फ्राम 20 टू 30 ईयर 20 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपके पास कोई भी एक पैरामेडिकल डिप्लोमा जो मैट्रिक के बाद होता है, चाहे आपने डिस्पेंसर किया हुआ हो वो भी पैरामेडिकल डिप्लोमा है, या कोई भी किसी भी तरह का डिप्लोमा जो मेडिकल से रिलेटेड है जिसमें डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हो गया, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, फार्मेसी असिस्टेंट हो गया, या कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो 1 ईयर है या 2 ईयर है, दोनों ही पैरामेडिकल डिप्लोमाज कहलाते हैं। चाहे वो आपका पैरामेडिकल फैकल्टी से है या वो आपका स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से है। तो अगर आपके पास कोई भी पैरामेडिकल डिप्लोमा है या अगर आपके दोस्त अहबाब में, आपकी फैमिली में, आपके जानने वाले के पास किसी के पास पैरामेडिकल डिप्लोमा है तो उसको कहें कि वो आज ही अप्लाई करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अप्लाई करने के लिए अहमद इंस्टीट्यूट के नाम से बखर के अंदर जो रजिस्टर्ड इदारा है, आप लोग वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों को वहाँ पे कोई पे नहीं करना होगा। आपका फ्रीली, एक मरतबा फिर बता देते हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके इस टाइम पे आपका अप्लाई हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैरामेडिकल डिप्लोमास की और इस सीट के लिए अगर आप पैरामेडिकल डिप्लोमा रखते हैं और इस सीट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अभी या आज ही जाके अहमद मेडिकल वालों से मिलें। अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बखर, ये जहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप कहीं और जाते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ती है, लेकिन ये लोग इस टाइम पर फ्री में आप लोगों को रजिस्टर करा सकते हैं। अब हम बाकी तफसील की तरफ चलते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि इतनी आपकी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी हो, आपकी एज इतनी हो, और बाकी अगर जिस बंदे की जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और चेस्ट अप्रोक्स मिनिमम 33 इंच होनी चाहिए, और जिसके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है, तो वो अप्लाई करे। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे मरहले के हवाले से कि इसके अंदर होता क्या कुछ है। सबसे पहले तो PTS यानी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस आप लोगों से इम्तिहान लेती है। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा। आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है और साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। मैं दोनों हवालों से आपको बताता चलूँ कि रिटन एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाएगा और साइकोमेट्रिक में क्या कुछ होगा। अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर रिटन एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के पास से जो मेडिकल की जितनी भी आप लोग मेडिकल में जितनी भी आपका जो मेडिकल से रिलेटेड सवालात हैं बेसिक नौइयत के, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की बुक्स मिल जाती हैं। तो आप EMT के नाम से, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नाम से मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उस बुक की हेल्प लेके भी पढ़ सकते हैं। दूसरा अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीट के लिए सिर्फ मेल नहीं बल्कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। वो ये सीट दोनों के लिए होती है। और अहम चीज़ ये है कि जब आप लोगों ने अपना टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है तो उस रिटन टेस्ट के अंदर आप लोगों से जो मुख्तलिफ तरह के सवालात होने हैं उसमें मेडिकल से रिलेटेड हो गए। मिसाल के तौर पर आपके इंसानी जिस्म की बोन्स कितनी होती हैं, वो कौन कौन सी बोन्स के क्या क्या नाम हैं, जैसे ये रेडियस अल्ना फ्रैक्चर हम आर्म बोन को बोलते हैं, या फिर टिबिया फैबुला जो कि हमारी लेग बोन होती हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ हड्डियों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। ये चीज़ें हो गई। या फिर CPR हो गया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से हम 30 मरतबा चेस्ट को दबा के 2 मरतबा सांस देते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो गई। या मुख्तलिफ तरह के आप लोगों की कोई बंदा बेहोश हो जाता है तो उसके लिए कैसे मैनेजमेंट करते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी का स्टॉप ब्लीडिंग, खून को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहला काम हम कौन सा करके दिखाते हैं।
ठीक है, या इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की अगर स्टॉप ब्लीडिंग मतलब अगर हमने किसी बंदे को फ्रैक्चर केस को मेंटेन करना है तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। कोई बंदे का अगर नॉर्मल वाइटल साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल वाइटल साइंस के अंदर बीपी बंदे का नॉर्मल कितना होता है, किस स्केल से उसको मेजर करते हैं, जैसे 120/80 mmH जिसको बोलते हैं। इस तरीके से आपका पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, और इसके साथ साथ आपका बाकी जितने वाइटल्स आते हैं, रेस्पायरी रेट हो गया, और साथ में आपका पेशेंट को कैसे पता करते हैं कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस का कि पेशेंट ये होश में है या कि नहीं है, इस तरह की मालूमात हो गई। इसके साथ साथ जो पढ़ने वाले और सवालात हैं उसमें अंदर आप लोगों ने हमारे बॉडी के सिस्टम्स को टच करना है। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको इसके साथ साथ निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नर्वस सिस्टम का पता होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह कौन से होते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को किडनी का सिस्टम हो गया, और साथ में लीवर सिस्टम हो गया, और साथ में यूरिनरी सिस्टम हो गया। ये जितने भी 11 सिस्टम स्कूल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इससे मुताल्लिक़ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आप लोगों ने तैयार करने हैं वो कुछ ग्लैंड से मुताल्लिक़ सवाल तैयार करने होते हैं। मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, जिनसी ग्लैंड्स है, और बहुत सारे एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हमने एक पेशेंट को इमीडिएट रिस्पांस करना है तो उसमें सबसे पहले हमने क्या काम करके दिखाना होता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से मुतालिक आपको सारा कुछ पता हो। अगर आप बॉडी के तमाम 11 सिस्टम कंट्रोल कर लेते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम को याद रख लेते हैं, बोन्स के नाम को याद रख लेते हैं कि किस किस बोन का क्या क्या नाम है, और उसके साथ साथ वाइटल्स वगैरह को याद रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी काफ़ी हद तक तैयारी इंप्रूव हो जाएगी। ये सारी बातें आपने रिटर्न के लिए आपने तैयारी करके जानी है। जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रिटर्न है। अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसके साथ ही आप लोगों को दूसरा पेपर दिया जाएगा, और उसके अंदर आपके पास डिटेल होगी सारी साइकोमेट्रिक के हवाले से। अब साइकोमेट्रिक के हवाले से अगर हम बात कर लें तो एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने डिपार्टमेंट की नोयत को देखते हुए आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों से मुख्तलिफ तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके ऊपर अप्लाई करता है। नफ्सियाती टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, और साइकोमेट्रिक मुख्तलिफ तरह के और भी साइकोलॉजिकल मैयर करने वाले, एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को मैयर करने वाले टेस्ट होते हैं। अब वो जो टेस्ट हैं इसके अंदर से बेसिक्स मैं आप लोगों को सारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि आप याद रखें कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो मोस्ट डेंजरस है। बहुत सारे लोग अपना रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन साइकोमेट्रिक में रह जाते हैं। अब साइकोमेट्रिक में रहने की वजूहत काफ़ी सारी होती है। साइकोमेट्रिक बड़ा हसास मरहला होता है, और इसके अंदर तो बार दफ़ा बंदा अपने पूरे मार्क्स लेके भी रह जाता है। यानी एक बंदे ने इंटरव्यू में एक बंदे ने रिटर्न में पूरे मार्क्स लिए, वो रह गया। एक बंदे ने मैट्रिक में टॉप किया, वो रह गया। इसलिए साइकोमेट्रिक्स बड़ा ही हसास, इसको मैं मरहला बोलना चाहूँगा, बड़े हसास मरहला होता है। अब साइकोमेट्रिक्स के अंदर एक जो सबसे बुनियादी बात, सबसे अहम बात बताने की है वो तो ये है कि आपने डिपार्टमेंट की नोयत को टच करके चलना है। हर डिपार्टमेंट की अपनी नोयत होती है। अगर आप उनको वो अपनी चीज़ें दे देते हैं, वो क्वालिटी शो करवा देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रेस्क्यू 1112 के हवाले से बात करें तो उन्हें आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आप में हिम्मत, आप में दिलेरी, आप में दूसरों की मदद करने का शौक, आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हों, इसके साथ साथ आप डाजर ना हो, मतलब आप कामचोर ना हो, बल्कि आप मेहनती हों, और आप प्रॉपर तरीके से ड्यूटी देने वाले बंदे हों, आप रिस्पॉन्सिबल हों। अब ये मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ हैं। अब इन क्वालिटीज़ को जब आप माइंड में रख के साइकोमेट्रिक के सवालात को फील करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका 110% साइकोमेट्रिक एक अच्छे तरीके से आपका जो है रिकवर हो जाता है, और आप साइकोमेट्रिक्स को क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो था एक जनरल मेथड जो कि आप लोगों को बताने के लिए था। अब कुछ इसके हम थ्योरेटिकल पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब थ्योरेटिकल पैटर्न की तरफ जब हम बात करें तो दो तरह के टेस्ट होते हैं जो मैयर किए जाते हैं। हम लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी को मैयर करते हैं। को हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं, दूसरे को हम नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके से सवालात लगाए जाते हैं। सादे सवालात हो सकते हैं जिसके एंड पे सही गलत, हाँ ना वाले सवालात हो सकते हैं। वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरह के हो सकते हैं। क्लोज एंडेड से मुराद उसके अंदर आपका फिक्स ऑप्शन होगा कि हाँ या नहीं में से बात करनी है, कोई एक को टिक करना है। MCQ
कोई एक को टिक करना है, ये क्लोज एंडेड सवाल होते हैं। जबकि जो ओपन एंडेड है उसके अंदर एक सवाल लिख दिया जाता है नीचे, आपने उसका सारा जवाब फिल बदी बोल लिखना होता है। वो 5 6 7 8 लाइनें, जितनी लाइनें आपके पास अवेलेबल होती हैं। फिर एक साइकोलॉजिस्ट आपके उस स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपके अंदर से जो बारीक पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को नोट करता है, और कहीं पे उसको खतरा लगता है कि आप डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो फिर वो वहां पे आपको रिजेक्ट कर देता है। और ये बड़ा हसास इसलिए कहा है क्योंकि आप चाहे दुनिया के जिस तरह के भी इम्तिहान दे लें, चाहे आपका CSS है, PMS है, या आपका कोई आर्मी टेस्ट है, या आपका ISB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, कोई और कमीशन ऑफिसर के लिए आपका टेस्ट है, शॉर्ट सर्विस के लिए है, NTS के लिए, PPSC के लिए, PMS के लिए है, किसी भी तरह की अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो ये साइकोमेट्रिक्स का जानना आप लोगों के लिए लाजमी है। क्योंकि अगर आपके साइकोमेट्रिक्स अच्छा नहीं है, अगर आपको साइकोलॉजिकल तौर पे अनफिट कर दिया जाता है तो आप जितने भी नंबर ले लें, आप जितने भी टॉप कर लें, तो फिर आपके काम कोई नहीं आने वाला। इसलिए साइकोमेट्रिक्स जब भी आपने देना हो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलके जाएं, और उस सूरत हाल में आप साइकोलॉजिस्ट से मिलके उसकी हेल्पलाइन, उसकी गाइडलाइन ले, तभी आप लोगों का फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा काम आप लोगों ने ये करना होता है कि कुछ हमारे पास ना इस नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर जैसे इंटरव्यू इसमें आते हैं, क्वेश्चनर इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, प्रोजेक्शन से निकले, जिसमें हम दूसरों के ऊपर ना प्रोजेक्ट करके जो है ना हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं उसमें शक्को शुबहात, अबहाम, गैर वाज़े, पेचीदा अशकाल, डरावनी शक्लें, नामुकम्मल फिक्रात, कोई तस्वीरें, कोई ड्राइंग, इस तरह की बातें होती हैं। इसके अंदर हम मैं 5 6 बातें आपको बेसिकली बता देता हूं। जिसके अंदर सबसे पहले एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। कुछ साल पहले रेस्क्यू वालों ने भी ये टेस्ट अप्लाई किया था। उसके अंदर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर कुल 20 क्वाड होते हैं, जिसके अंदर से आपने किसी तस्वीरें होती हैं मुख्तलिफ तरह की, किसी पे मर्द है, औरत है, बच्चे है, मर्द और औरत है, बच्चे और औरत है, इस तरीके से आपने उसके ऊपर कहानियां लिखनी होती हैं। और वो जो कहानी आप लोग लिखते हैं वहां से आपके असेसमेंट होते हैं और आपको रिजेक्ट सिलेक्ट का फैसला किया जाता है। एक्चुअल में जो कहानी लिखता है ना, वो कहानी में जिसको हीरो कहता है, उसकी हीरो की सोच, ख्याल, एहसास, जिस बात किरदार की बात करते हैं, तो इनफैक्ट वो हीरो की नहीं होते बल्कि वो उस इंसान के अपने सोच, ख्याल, एहसास होते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी पार्ट ऑफ लाइफ, उसकी आपका कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस रह चुका होता है उस चीज़ का। इसीलिए वो हम जब मैयर करते हैं इस क्वालिटी को, तो हम उस हीरो की क्वालिटी को समझ के नहीं बल्कि उस बंदे की ही माइंड में जो चल रहा है उसको मैयर कर, उसको माइंड में रख के मैयर करते हैं कि हीरो को क्या चीज़ चाहिए थी कहानी में जिसको बताया है, हीरो की नीड पूरी होते हुए किस चीज़ ने उसको रोक लिया था, रास्ते में कौन सी रुकावटें आई थी, इस चीज़ के ताल्लुक को हम कहते हैं थीमा। यहीं से थीमेटिक बना था, थीमेटिक परसेप्शन है, जिसके इस तरह के हो सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा टेस्ट एक हो सकता है RASB, रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक, जो कि रॉटर नामी बंदे ने नाम बनाया। तो नामुकम्मल फिक्रात की लिस्ट है, 40 नामुकम्मल फिक्रात होते हैं। जैसे आई लाइक डैश आपने फिल करना उस फिक्रे को, आई हेट डैश आपने फिल करना उस फिक्रे को, फिर इस तरीके से 40 फिक्रात को आपने फिल करना होता है। और एक साइकोलॉजिस्ट उसको बैठ के असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर 135 नॉर्मल स्कोर होता है। जब हम मैयर करते हैं, अगर आपको उतना स्कोर निकल आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल बता देते हैं, नहीं तो आप लोगों को हम अपना डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब 135 नॉर्मल स्कोर कैसे निकलते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। मेन चीज ये होती है कि आपने जो सवाल देने आपने पॉजिटिव होकर देने होते हैं। पॉजिटिव होने के साथ साथ आपने डिपार्टमेंट की नोयत को माइंड में रख के देने होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट हमें इससे क्या चाहते हैं, उन बातों को जब आप दिमाग के अंदर रख के देंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है WAT, जिसको हम बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर लफ्ज पर लफ्ज एक लफ्जों की लिस्ट होती है, और वो एक लफ्ज को देखते हुए आपने एक लफ्जों की लिस्ट बनानी होती है। हम पूछ भी सकते हैं, लेकिन चूंकि रेस्क्यू 111 के हवाले से अभी मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर तो अमूमी तौर पे लिखने वाले ये टेस्ट आते हैं। तो वह एक लिस्ट होगी, आपने एक लफ्ज को सुन के एक लफ्ज से जवाब देना होगा, वहां से उसकी परसेंटेज सामने आ जाती है। या कुछ तरह के ड्राइंग टेस्ट हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट अमूमी तौर पे यहाँ पे कम अप्लाई होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट तो प्योर एब्नॉर्मेलिटी को मेजर करने के लिए होते हैं। इस तरह के ड्राइंग टेस्ट हो सकते हैं, जैसे HTP एक टेस्ट है, हाउस, ट्री एंड पर्सन टेस्ट। इसमें 3 तस्वीरें बनवाते हैं, हाउस घर की, ट्री दरख्त की, P पर्सन यानी बंदे की। आप जिस बंदे ने दरख्त की घर की तस्वीर बनाई है उसको देखते हैं घर में विंडो को ओपन रखता है या क्लोज रखता है। ओपन रखता है तो मेहमानों को वेलकम कहते हैं, और अगर विंडो क्लोज करते हैं तो इसका मतलब वो मेहमानों से तंग है। ट्री बनाता है, उसके अंदर फल वगैरह लगा देते हैं तो फ्रूटफुल लाइफ वाला, फ्रूटफुल माइंड वाला है। नहीं बनाता तो उसका मतलब खुद भी वो उस दरख्त की तरह उसके माइंड में, उसका माइंड उसकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं है। एक तरह एक बंदा किसी पर्सन की तस्वीर बनाता है, सबसे पहले तो वो मेल की बनाते हैं या फीमेल की बनाते हैं, ये चीज़ को मेजर किया जाएगा। अब जिस चीज़ को तस्वीर को बनाएगा
उसके अंदर उसके कौन से पार्ट को बार बार बनाएगा या बनाएगी। अगर वो बार बार आंखों का बनाते या बनाती है, इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में हर टाइम पे आंखें चलती रहती है, इसीलिए उसके दिमाग में शिद्दत थी उस चीज़ की, इसीलिए उसने बार बार कलम को घुमाया वहाँ पे। तो ये मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं जिसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो लास्ट 2-3 ईयर से मैं अप्रोक्सीमेट मैं देख रहा हूँ, उसमें हम वो जो रेस्क्यू 11122 वाले वो 5 पॉइंट लिकरेट स्केल ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई भी लगा सकते हैं, वो तो साइकोलॉजिस्ट को दे देते हैं टेस्ट, साइकोलॉजिस्ट फाइनल कर लेते हैं कि किस तरीके से असेसमेंट करेगा, तो वो कोई भी टेस्ट हो सकता है। इसीलिए आप ना किसी एक पे आप अपने माइंड को नहीं, बल्कि ओवरऑल आप कंसेप्ट जब ले लेंगे तो आपको सवाल को अटेम्प्ट करने में आसान लगेगा। अब मैंने बताया भी कि 5 पॉइंट लिकरेट स्केल आजकल ज्यादा आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब 5 पॉइंट लिकरेट स्केल कौन सा टेस्ट होता है, जिसके अंदर शुरू में एक स्टेटमेंट होती है और एंड पे 5 बयान होते हैं, जिसके अंदर होता है पसंद, नापसंद, शदीद पसंद, नापसंद, शदीद पसंद, शदीद नापसंद और मुतज़ब्ज़ब, यानी कि लाइक, डिसलाइक और साथ में स्वेयर लाइक, स्वेयर डिसलाइक और न्यूट्रल। अब लाइक और डिसलाइक, पसंद और नापसंद होता है आपकी आम मेंटेलिटी होती है कि आपने किसी को पसंद किया, नापसंद किया। और जहां पे आ जाता है शदीद पसंद और शदीद नापसंद, वो खतरनाक चीजें होती हैं। इसका मतलब आपकी ब्रेन की इंटेंसिटी होती है, वो आपके दिमाग की शिद्दतें होती हैं। अगर आप जितने ज्यादा आपने उस चीज के ऊपर शदीद वाले लफ्ज के ऊपर टिक किया होगा, इसका मतलब वो ज्यादा इतनी ज्यादा शिद्दत वाली चीजें होंगी। तो आप लोगों ने ना जब साइकोमेट्रिक को डील करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा सवेयर वाली साइड पे नहीं जाना। कोई अगर ऐसी बात हो गई जो कि लाजमी बताने की थी कहीं पे, अगर कोई शिद्दत वाली बात, चलो कोई 1-2 में समझ आता है, कोशिश ये करनी है कि आप लाइक और डिसलाइक के दायरे के अंदर रहेंगे। और मुतज़ब्ज़ब या न्यूट्रल 5वां जवाब किस लिए होता है कि उसके अंदर ना वो बताया जाता है जी कि न्यूट्रल के मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कहता, मैं न्यूट्रल हूँ इस हवाले से, आई हैव नो रिस्पॉन्स, यानी सादे लफ्ज़ों के अंदर। अब न्यूट्रल आप लोगों ने कब लगाना होता है, जब आपको लगे कि इस सवाल में मुझे फंसाया जा सकते हैं, इस सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही है, इस सवाल के अंदर मुझे खतरा लाहिक हो सकते हैं, तो फिर वहां पे आप लोग न्यूट्रल लगाएं और बात को खत्म करें, ताकि आप लोगों का कोई एक सवाल गलत हो गया तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट गलत हो सकता है। कोई एक खासियत अगर आपकी पकड़ी जाए, उसकी वजह से वो पूरी की पूरी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बात बताई कि ये जो 5 पॉइंट है, इसके अंदर आप ज़्यादा शिद्दत वाले लफ्ज़ कहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है कि जी आपके लिए दोस्त हैं, पसंद और नापसंद में से लगाएं, ज़्यादा किस तरफ जाए ना, आप कहें जी पसंद है, बात ख़त्म हो गई। जैसे अगर आपको कहा जाता है कि आपके लिए मज़हब क्या चीज़ है, अच्छा या बुरा, या लाइक और डिसलाइक, तो आप लाइक कहते हैं, कुछ नहीं होते, मिसाल के तौर पर, ठीक है, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी रिलीजन से तो बिलोंग करते ही करता है ना, इंसानी फितरत है। अब उसको इतना भी तो एथिस्ट नहीं होना चाहिए ना कि वो किसी ऑप्शन को टिकी ना करे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सवेयर का लफ्ज हम कहाँ पे लगाते हैं, शदीद लाइक या शदीद डिसलाइक, यानी इस तरह के लफ्ज हम, शदीद वाले लफ्ज हम कहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि जी कोई बड़ी बात आ गई। मसलन अगर फिक्र इस तरह का होगा कि जी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे मेरी वालदा को कोई कुछ भी कहता रहे, तो फिर आप वहाँ पे शदीद का लफ्ज़ लगाएं कि आपकी इज़्ज़त नफ्स है, वो बड़ी अहम चीज़ होती है, आपके वालिदैन है, बड़ी अहम चीज़ होती है। तो वहाँ पे अगर आप शदीद का लफ्ज़ लगाते हैं कि शदीद डिसलाइक, सवेयर डिसलाइक, शदीद नापसंद, तो चलो वहाँ पे समझ में आने वाली चीज़ें होती है कि आप वहाँ पे इज़्ज़त नफ्स के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वो चीज़ें पहले होती है। अगर कोई इस तरह का सवाल होता है कि कोई मेरे साथ जैसे मर्जी अपना जो है कुछ भी करता रहे मेरे खिलाफ, या मेरे कोई इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर दे, तो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी इस तरह की बातें लगाने का तुक बनता है कि आप ना सवेयर डिसलाइक यानी शदीद नापसंद का लफ्ज़ लगाएं कि इंसान है, अब इतना भी नरम दिल नहीं उसको होना चाहिए कि उसको फ़र्क ही ना पड़े इस चीज़ों का। तो पसंद और नापसंद आप लोगों ने ज़्यादा लगाने हैं, और इसके साथ साथ ना सवेयर वाले लफ्ज़ आप लोगों ने कम लगाने हैं। न्यूट्रल आप लोगों ने वहाँ पे लगाने जहाँ पे आपको बात की समझ में नहीं आती और आपको लगता है जी कि ये सवाल का जवाब ना देने में बेहतरी है, ठीक है। और 5 पॉइंट आर्टिकल चल रहे हैं, तो इसलिए इस हवाले से आप माइंड के अंदर रखेंगे। एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि जब साइकोमेट्रिक आ जाए तो आपने एक चीज़ पे अमल कर लेना, आपका साइकोमेट्रिक फेल नहीं होगा। और वो एक चीज़ क्या है, आप साइकोमेट्रिक पेपर को रिसीव करने से पहले आप एक मरतबा के लिए एक मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके सोचें मेरे डिपार्टमेंट की नोयत क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या चाहता है। जैसे आपको आपके माइंड में ये बात आनी शुरू हो जाए, इसको करेज चाहिए, हौसला चाहिए, इसको मेहनती बंदा चाहिए, इसको पॉजिटिव बंदा चाहिए, इसको दलेर चाहिए कि मिसाल के तौर पे दूसरों की मदद करने वाला चाहिए, ठीक हो गया, इसको कामचोर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात जब आप दिमाग में रख लें, फिर साइकोलॉजिकल जो टेस्ट आपके पास आएगा उसको आप ले पढ़ते ना, उसके बाद आप जैसे मर्जी फील कर लें, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आई होप कि आपका वो गलत नहीं हो सकता, वो फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिक्स नोयत थी जो कि जानने के लिहाज से
से थी। इसके अलावा आप लोग हमसे फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और या फर्दर आप लोग कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं अगर कोई बात अगर आप पूछना चाहें। और जो हमारे करीब के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो वो हमसे इन कॉन्टेक्ट होकर वो हमसे डायरेक्ट अपनी कोई अगर वो अपनी इस्लाह कराना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी मैयर कराना चाहते हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं कि वो अपने आप को साइकोलॉजिकली तौर पे साइको डायग्नोसिस कराना चाहता है, तो वो इस हवाले से यहाँ के रहने वाले लोग अप्रोक्सीमेट यानी जो यहाँ के रहने वाले लोग जो मेरी उससे ज़्यादा बिलोंग करते हैं तो वो मिल सकते हैं और वो अपनी गाइडलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो इन बातों को देखें, समझें, सुने और उसके बाद इस पर अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें आपके लिए सिर्फ रेस्क्यू के हवाले से नहीं बल्कि आपका कोई भी टेस्ट होता है, आप किसी भी महकमे में जाते हैं, पीपीएससी से लेके एफपीएससी से लेके एनटीएस से लेके पीटीएस से लेके या कोई भी आपका आर्मी का, इंटेलिजेंस का, एयरफोर्स का, किसी भी तरह का आपका टेस्ट है, साइकोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी सीखना है क्योंकि इसके बगैर किसी भी महकमे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो खतरनाक साबित होती है। सो इसको सीखें तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू हो तो उस सूरत हाल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके हम आप लोगों के लिए आपकी सहूलत के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे ताकि आप लोग हमसे रब्ता कर सकेंगे, हमसे पूछ सकेंगे और किसी भी तरह का कोई भी इशू होगा तो इस हवाले से हमसे डिस्कस कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप लोग काउंसलिंग करके डिस्कस करके चलेंगे तो आपका किसी भी महकमे का डिपार्टमेंटल टेस्ट हो या कुछ भी हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को देखना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों तक हमारी हर वीडियो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचती रहे और इस तरीके से आप लोग हमारी हर चीज़ से बाखबर रह सकें। इसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।